वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे 5 मार्क का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा वांट ऑफ फैक्टर से। पीछे जो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करी हैं उनके क्वेश्चन हार्डली 2 या 3 नंबर में आएंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स की वेटेज रखता है देन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। प्लीज आप पूरा फोकस करना। हाँ हाँ, ऑसवाल्ड प्रोसेस गिवन है, आप एक बार मेरे को चेक करा लेना, बिकॉज अब ऐड हुआ हो तो पता नहीं। ऑसवर्ड तो नहीं है, ऑस्मोसिस ही है। अच्छा, ऑसवर्ड प्रोसेस लाइक ऐसे तो नहीं कि अलग से बॉक्स में दे रखा हूँ, मेन टॉपिक है। एक बार हाँ मेरे को सेंड कर देना। C12 H22O11 जो सुक्रोज होता है ना परम, जो सुक्रोज होता है उसी को ही शुगर बोलते हैं। और सुक्रोज का तो मॉलिक्यूलर मास आपको याद भी होना चाहिए 342। सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, सिर्फ स्टेटमेंट लिख लो, क्योंकि अभी वांट ऑफ फैक्टर के 1-2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी तभी आपको पता लगेगा। अब सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इस क्वेश्चन में कहीं लिखा तो है ही नहीं कि ये वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है, ना ही कहीं लिखा है कि वांट ऑफ फैक्टर निकालो। सबसे पहले तो जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा हमें पता कैसे लगेगा कि ये वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एज अ स्टूडेंट आप जाओगे आपको तो ये लगेगा कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया है, क्योंकि इसमें लिखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आपको डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है 0.186, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 0.1 मोल, और वाटर का वेट कितना दे रखा है 1 kg, और केएफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, और मोलर मास आपको पता ही है सल्यूट का 342। सो व्हेन एवरीथिंग इज गिवन, जब सब कुछ ही गिवन है तो निकालना क्या है। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ अबाउट द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ शुगर, यानी कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब शुगर पानी में जाएगा तो क्या ये डिसोशिएट होगा या एसोसिएट होगा। जब भी क्वेश्चन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बारे में पूछा जा रहा है इसका मतलब ये वांट ऑफ फैक्टर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जब मैंने तुम्हें बताया था कि जब डिसोसिएशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl कितने पार्टिकल्स में टूट गया, Na पॉजिटिव एंड, तो आई की वैल्यू कैसे निकालते थे, वांट ऑफ फैक्टर ने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी थी कि तुमने सल्यूट डाला पर वो एक पार्टिकल डाला बट वो पानी में जाके कितने पार्टिकल्स में टूट गया, तुमने कितने डाले 1 पर वो कितने में टूट गया। तो वांट ऑफ फैक्टर ने क्या कहा था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो तुमने डाले हैं वो नीचे लो, जितने में वो टूट गया वो ऊपर लो, यानी कि इस केस में आई की वैल्यू हम क्या ले रहे थे 2/, अगर वो 3 में टूट रहा था तो आई की वैल्यू क्या ले रहे थे 3/, 4 में टूट रहा था तो किस में। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब भी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी इसका मतलब डिसोसिएशन हो रही है, इसका मतलब क्या हो रही है। इस बात से हमने ये भी कंक्लूड किया था कि जब जब डिसोसिएशन होगी तो एक बात पक्का है कि आई की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। कैसे, हम खुद देख रहे हैं, जब NaCl 2 में टूट रहा है तो आई की वैल्यू क्या आ रही है हरमन 2/1, AlCl3 4 में टूट रहा था तो आई की वैल्यू किस में टूट रही है। और एसोसिएशन में उल्टा था, एसोसिएशन में जब कोई मॉलिक्यूल एसोसिएट होता था आप 2 मॉलिक्यूल लेते थे, आप 2 मॉलिक्यूल लेते थे, वो एक बन के डाइमर बना लेता था, वो एक बन जाता था क्योंकि वो डाइमर बना लेता था। तो आई की वैल्यू क्या होती थी कि तुमने 2 लिए पर बाद में कितनी हो गई, तो एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या आ रही थी 1/2, 1/3। यानी कि जब भी हमें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ अबाउट द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ शुगर, यानी कि वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या शुगर एसोसिएट कर रहा है या शुगर, तो इनडायरेक्टली आपको आई ही निकालना है। क्या निकालना है, अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, अगर आई की वैल्यू क्या आ गई 1 से, तो आप बोलोगे कि ये डिसोशिएट हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर आई की वैल्यू 1 से छोटी आ गई तो आप बोलोगे कि ये क्या कर रहा है। तो इनडायरेक्टली ना लिखने के बावजूद भी कि तुम्हें आई निकालना है, तुम्हें आई निकालना है, तो तुम क्या करोगे, मैंने तुम्हें आई के 3 फॉर्मूले कराए हैं, कोई फॉर्मूला मत ले याद करो, मैंने आई के तुम्हें 3 फॉर्मूले करवाए हैं ना, कोई फॉर्मूला मत याद करो, जो तुमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला याद करा हुआ है ना KF/WB/MB × 1000/W, इसी में आई लगा दो, इसी में क्या लगा दो। वैसे आई के 3 फॉर्मूले हैं, मैंने जो भी लिखवाए थे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन
नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल ऑब्जर्व मोलर मास, लास्ट क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। मैं बच्चों के लिए बहुत इजी करती हूँ कि तुम कोई फॉर्मूला मत लगाओ, जिस भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आए उसी में आई लगा दो और सारी वैल्यूज पुट कर दो। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी गिवन है, पॉइंट आई हमें निकालना है, के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86, डब्ल्यू बी बाई एम बी अलग अलग देने की जगह सीधा नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.1 और डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 1 केजी में है, तो ऊपर 1000 लेने की जरूरत ही नहीं है। अब पिछले बैच में भी बच्चों ने ये गलती करी थी, ऊपर 1000 भी ले लिया था और नीचे 1 केजी में ले लिया था, तो उनकी वैल्यू गलत आई थी। बिल्कुल ध्यान से करना है, ऊपर 1000 तभी लेना है अगर नीचे वेट ग्राम में गिवन हो, नीचे हाँ फिर वो वही है ना, तुम या तो नीचे 1000 करो, फिर वो एक चीज ही होएगी ना, ये ना हो हाँ वो बात तो एक ही बनेगी, अगर नीचे 1000 लोगे ऊपर भी 1000 लोगे, उसने बनना तो 1 ही है, तो बेटर है नीचे 1 केजी ले लो और ऊपर 1000 ना लो। अब यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.186 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.1, बाई चांस आई की वैल्यू 1 आ गई, क्या आ गई, ये पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम का प्रदीप का। आई की वैल्यू 1 आने का मतलब है ना तो छोटी आई 1 से, तो ना तो ये एसोसिएट करेगा, ना बड़ी आई तो ना ही ये क्या करेगा, हाँ यानी कि ये पानी में जाकर तुम एक डाल रहे हो तो एक ही रहेगा, ना तो दो में टूटेगा ना दो जुड़कर एक बनेंगे। तो तुम लिखोगे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ शुगर, शुगर विल नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोशिएट। इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर क्लियर टू यू? क्या पहला क्वेश्चन क्लियर है? पहले क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, हमें खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मुझे ये पूछते हैं ना कि मैम पहले जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीएफ वाले न्यूमेरिकल करे थे तब तो आई लगाया नहीं, अब आप आई लगा रहे हो। पेपर में हमें कैसे पता लगेगा कि अगर हमें कोई क्वेश्चन आ रहा है डेल्टा टीएफ का कि हम आई लगाएं कि आई ना लगाएं? वो क्वेश्चन पर ही डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में कोई एसोसिएशन की बात हुई है या अगर क्वेश्चन में कोई डिसोसिएशन की बात हुई है तो तुम्हें आई निकालना ही पड़ेगा, तो आई लगा देना। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जिसमें ना उन्होंने बोला है कि सल्यूट एसोसिएट कर रहा है ना बोला है कि सल्यूट डिसोशिएट कर रहा है, तो आई मत लगाना। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में आई लगाएं कि ना लगाएं। कभी लगाना पड़ता है, कभी कभी नहीं लगाना पड़ता है, वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया वांट ऑफ फैक्टर का सबको। और ये चीज बिलीव करोगे मैंने खुद बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखा था 3 मार्क्स का कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सल्यूट इन द फॉलोइंग केसेस। ए में आई की वैल्यू 4 गिवन थी, बी में आई की वैल्यू 0.4 गिवन थी। अब नॉर्मल बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा, सिंपल ये देखना था कि ए में आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 ग्रेटर देन 1, तो तुमने लिखना था कि सल्यूट विल डिसोशिएट, सल्यूट विल। बी पार्ट में आई की वैल्यू क्या दे रखी थी 0.4 लेस देन 1, तो सिर्फ इतना लिखना था कि सल्यूट विल। और ये क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 नंबर में आ रखा था और काफी सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आया कि व्हाट वुड यू कंक्लूड अबाउट द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सल्यूट इन द फॉलोइंग केसेस। ए आई इज इक्वल टू 4, बी आई इज इक्वल टू 0.4। काफी सोच रहे कोई न्यूमेरिकल आया, किसी को समझ ही नहीं आया। बट जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब जब आई ग्रेटर देन 1 होगा, आई क्या होगा ग्रेटर देन, सल्यूट विल डेफिनेटली डिसोशिएट। हाँ, और जब आई की वैल्यू छोटी होगी 1 से तो इट विल बस। तो ये जो आपको मैं न्यूमेरिकल्स के बीच बीच में बातें बताती हूँ, जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल आए, हो सकता है उस, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि बोर्ड ने अपने पैटर्न को बदला है, वो केस स्टडी क्वेश्चंस दे रहे हैं, दे आर मेकिंग पेपर मोर ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रादर देन क्रैमिंग। तो अंडरस्टैंडिंग यही है, टीचर ने यहीं से जज कर लेना है कि बच्चा आई की वैल्यू को देख के सिर्फ इतना कंक्लूड कर पा रहा है कि क्या सल्यूट की डिसोसिएशन होने वाली है या सल्यूट की एसोसिएशन होने वाली है। सो थिंग्स लाइक दिस आपको मैं बताती रहूंगी बीच बीच में, लेकिन आपको भी मतलब अलर्ट रहना है। दूसरा क्वेश्चन करके देखो। हाँ ये करना, हाँ लेस देन 1, हाँ 0 to 1। ऑब्जर्व्ड अपॉन नॉर्मल नहीं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में देखोगे तो ऊपर ऑब्जर्व्ड आएगी, नीचे नॉर्मल आएगी। मोलर मास के टर्म में देखोगे तो नॉर्मल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो एक याद कर लो, दूसरा उलटो।
प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इसमें तो सीधा लिखा है कि वांटो फैक्टर निकालना है। किस केस में? पहले वाले में तो मैंने लिखा इट इज नाइदर एसोसिएटिंग नॉट डिसोसिएटिंग, क्योंकि आई की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ रही है, ना लेस देन 1 आ रही है ना, नहीं नहीं 1 आई है। मैंने पिछले बैच में भी सेम क्वेश्चन कराया, 1 आई है। हैं? वो 0.186 था, ये 1.86 था। इसका ये तो 0.1, ये 0.1 है ना, तो इसको 1 क्यों ले रहा है? एक पॉइंट 1। गाइस इसमें भी हमें क्या निकालना है? पहले गिवन क्या है? क्यों गलत आ रहा है? देखो मेरी बात को ध्यान से फॉलो करो। जिन केस में सल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट करेगा ही नहीं, तो जिनमें मोलर मास सही आने वाला है, तो तुम्हें लग रहा होगा उसमें आई नहीं लेना चाहिए, तभी तो वो 1 आ गया कि मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। समझो बात ना। अगर कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम जब एसोसिएट और डिसोसिएट करेगा ही नहीं फिर भी हम आई ले रहे हैं, तो वो गलत कभी भी नहीं करेगा, वो उन केस में ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या कर लेगा, 1। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पे लेना नहीं चाहिए था, बट हमने ले लिया, तो हमने अपने आप को एडजस्ट करके आई की वैल्यू 1 ले ली। तभी तो कितना, मतलब सोचो बंदा ने कितना मैजिक कर दिया। देख वो एसोसिएशन के केस में भी काम कर रहा है, डिसोसिएशन के केस में भी काम कर रहा है, और जब नहीं हो रही तब भी काम कर रहा है। सच अ गॉड गिफ्टेड पीपल वर दे, जिन्होंने इतने फॉर्मूले बनाए। ये करें क्वेश्चन? गुरदाते तो हंसी से गप्पों से वो नहीं आती बात। डेल्टा टीएफ की वैल्यू बता कितनी है? फ्रीजिंग पॉइंट तेरा डिप्रेस हो रहा है, कितनी कितनी वैल्यू तो डिप्रेस हो रहा है? रीड कर। द फ्रीजिंग पॉइंट कंटेनिंग 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम तो डब्ल्यू भी हो गया इन 30 ग्राम। 30 ग्राम डब्ल्यू इज लोअर्ड बाय कितना कट रहा है? या तो जितना लोअरिंग आ रही है वही डेल्टा टीएफ होगा ना, इज लोअर्ड बाय। मैंने वैसे भी बोला कि जब भी बाय लिखा होता है तो दैट इज डेल्टा। वैसे अपन डेल्टा टीएफ कैसे निकालते हैं? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट मतलब प्योर वाटर द फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0। सोल्यूशन तो अपन दिता होता है ना। लेकिन जब आपको ऑलरेडी बाय लिखा है तो मतलब सीधा ही आपको डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है, हमें डेल्टा टीएफ निकालने की जरूरत नहीं है। पर इस क्वेश्चन में निकालना क्या? वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आई निकालना, और के एफ की वैल्यू दे रखी है। तो अभी तक हम जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाते थे तो हम आई नहीं लेते थे, बट इसमें बोला है कि आई निकालना है तो आई लेना पड़ेगा ना, बिना लिए तो नहीं आई आएगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? डेल्टा टीएफ इज गिवन 0.45, आई निकालना है, के एफ इज मोलर मास। हाँ एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालना पड़ेगा, एसिटिक एसिड का 60 होता है वैसे, हाँ 60 होगा। क्यों गिवन है? सॉल्वेंट का होता है, जैसे वाटर, अगर अपन एसिडिक एसिड को वाटर में डालते हैं तो वाटर का गिवन होता। अब ये एसिडिक एसिड को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? बेंजीन में, तो बेंजीन का होगा। सो हाँ, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और केएफ सॉल्वेंट का ही गिवन। हाँ डब्ल्यू भी कितना डाल रहे हैं? 0.3, मोलर मास 60, और डब्ल्यू ए कितना गिवन है? 30। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आज आया कौन नहीं है? लव्या, दिव्यांश और हैरी। वो हैरी इस दुनिया में है कि कहीं और? मार्स पे चला जाता है वो, बीच बीच में पता नहीं कहाँ चला जाता है। मेरे से रोज रिसेप्शन वाले मैम पूछते, सबका 0.4 आ रहा है? 0.5, 0.4, 0.5 तो हमारे 0.189। 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में वो है ना एसोसिएशन होगी। ठीक है, प्लीज चेक कर लो, 0.5 समथिंग आ रहा है ना। और मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि थोड़ी अप्रोक्सीमेशन कर लिया करो।
0.5 बस। अच्छा चलो प्लीज मेरी बात सुन लो, मैंने ना आज आपको वांट ऑफ फैक्टर कंप्लीट कराना है, प्लीज थोड़ा सा चुप रहना गुरताज। अभी तक जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए ना बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, आपने कोई मेहनत नहीं करी, कोई आपने आई का फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में ही आई लगा दिया, सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में ही क्या लगा दिया, आई, और वहां से आई की वैल्यू आ गई। लेकिन वांट ऑफ फैक्टर इतना इजी टॉपिक नहीं है, तो लेट मी शो यू इट्स अदर साइड। अब दूसरी साइड में आपको शो करने वाली हूँ प्लीज। अब देखो होता क्या है, अगर तुम्हें ध्यान में हो, जो मैंने आई के बारे में तुम्हें कैसे समझाया था, कैसे शुरुआत करी थी कि गाइस देखो तुम NaCl डालते हो, लेकिन NaCl पानी में तुमने तो 1 डाला, लेकिन वो पानी में जाके कितने में टूट गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तुमने 1 डाला बट उसको तो कितने दिखे, तो उन्होंने तो वैल्यू डबल के हिसाब से दे दी, इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है ना। हम आई क्यों लगा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में, क्योंकि जब हम आई नहीं लगाते तो हमारे आंसर्स गलत आते हैं। गलत इस वजह से आते हैं क्योंकि हम 1 पार्टिकल डाल रहे थे NaCl और वो पानी में 2 में टूट रहा था। तो आई ने कहा कि तुम एक काम करो, मेरे फॉर्मूले में पहले ही 2/1 पुट कर दो। हम आई की वैल्यू पहले ही क्या पुट कर देते हैं, 2 बाय, तो वो उस चीज को कंपनसेट कर लेती थी। बट तुम आई निकाल कैसे रहे थे, सिंपल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तुम कितने ले रहे हो NaCl, 1, बाद में कितने हो रहे हैं, 2। लेकिन हर बार आई इतना आसान नहीं होता निकालना। अब मतलब इस केस में तो ये बहुत इजी है ना कि NaCl 2 में टूट रहा है तो 2/1। इस केस में ये इसीलिए इजी है क्योंकि जो आप NaCl ले रहे हो इट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, अगर तुम 1 पार्टिकल डालोगे तो 2 में टूटेंगे, 2 पार्टिकल डालोगे तो 4 में टूटेंगे, मतलब 100% टूटते हैं। लेकिन जैसे एसिटिक एसिड अगर तुम पानी में डालो तो वो सिर्फ 60% टूटेगा, 40% टूटेगा ही नहीं। तो अगर तुम्हें मैं एसिटिक एसिड दूं CH3COOH, वो भी पानी में जाके 2 पार्टिकल्स में टूटता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, लेकिन उस केस में आप आई की वैल्यू 2/1 नहीं निकाल सकते। क्यों, आप कहोगे कि मैम एसिटिक एसिड भी तो 2 में ही टूट रहा है, एक CH3CO नेगेटिव और एक H पॉजिटिव, तो इसमें ऐसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एसिटिक एसिड अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल डाले हैं उसमें से 60 ही टूटे, 40 तो टूटे ही नहीं। तो अगर तुम 2/1 वैल्यू निकाल रहे हो फिर तो तुम सारे मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल रहे हो। तो इस केस में एक टर्म आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक टर्म आती है डिग्री ऑफ, तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आप 1 डाल रहे हो वो टूट तो रहा है N1 प्लस N2 प्लस N3, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स में, यानी कि N पार्टिकल्स में टूट रहा है, बट 100% नहीं टूट रहा। मतलब 2 में टूट रहा है, 3 में टूट रहा है, 4 में टूट रहा है, मुझे नहीं पता इसलिए मैंने N ले लिया, लेकिन वो 100% नहीं टूट रहा। तो आप सीधा I की वैल्यू 2/1, 3/1, 4/1 नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि पहले तो वो टूट कितना रहा है, 60% टूट रहा है, 40% टूट रहा है, 50% टूट रहा है। तो हम मान लेते हैं कि लेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी अल्फा। हम क्या मान लेते हैं, लेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी अल्फा। क्यों लेते हैं, क्योंकि हम फिक्स तो नहीं ले सकते, वो तो न्यूमेरिकल में हमें बताया होगा कि वो 60% टूट रहा है हर्ष के, 40% टूट रहा है। लेकिन जब मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला देने वाली हूँ तो हम ये मान लेते हैं कि अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो वो कुछ परसेंट ही टूट रहा होगा, मे बी 30%, मे बी 40%, मे बी, तो हम उसको अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन आपको वांट ऑफ फैक्टर वीक इलेक्ट्रोलाइट का आया जिसमें आपको अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, तो इसका मतलब यही होगा ना कि आप 1 ले रहे हो, आप 1 ले रहे हो, बट वो 1 का 1 नहीं टूट रहा, वो 1 में से कितना परसेंट टूट रहा है, अल्फा 1 में से कितना परसेंट टूट रहा है, तो वो कितने आयंस बनाएगा। अगर उसने N1 प्लस N2 प्लस N3 टोटल N आयंस बनाने थे, वो N आयंस नहीं बनाएगा, N अल्फा आयंस बनाएगा। कितने आयंस बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर NaCl 2 पार्टिकल्स में टूट रहा है बट वो 100% ना ब्रेक हो रहा होता, सिर्फ 60% ब्रेक हो रहा होता, तो वो 2 आयंस ना प्रोड्यूस करता, 2 इंटू 60%, 2 इंटू, तो वही हम ये काम कर रहे हैं कि अच्छा अब ये बताओ कि ये 1 में से सिर्फ अल्फा टूटा तो इसने कितने आयंस प्रोड्यूस करे, N आयंस ही प्रोड्यूस करे, कितने आयंस प्रोड्यूस करे, बच कितना गया ये 1 माइनस अल्फा, ये तो अल्फा ही टूटा है। अब बच्चे कहते हैं मैम उधर आप N अल्फा प्रोड्यूस कर रहे हो, इसमें से अल्फा, ये तो अल्फा ही टूटा है, पर वहां जाके आयंस कितने बन गए, ऐसे हो सकता है ना, NaCl तो 1 ही डाल रहे थे आप,
लेकिन पानी में जाके वो कितने हो रहे थे? 2। AlCl3 तो आप एक ही डाल रहे थे, पर पानी में जाके वो कितने हो रहे थे? 4। तो ऐसा ही कुछ इसमें। अब I का फॉर्मूला क्या होता है बोलो एक बार? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। तुमने कितने डाले? 1। आफ्टर तुम्हें कितने दिख रहे हैं? एक तो जो बच गए, कई बच्चे तो सिर्फ इसको देखते हैं कि आफ्टर में एन अल्फा प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर जो बच गए डिसोसिएशन होने के बाद वो भी तो पार्टिकल नजर आएंगे ना। बच कितने गए? अब यहां से ध्यान देखो, तुम्हारा आई क्या बन गया? आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। आई माइनस 1, यहां से तुमने अल्फा कॉमन लिया, -1 प्लस एन, तो अल्फा का फॉर्मूला आ गया आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। यानी कि अभी तक हम आई कैसे निकालते थे कि NaCl 2 में टूट रहा है तो 2/1, AlCl3 3 में टूट रहा है तो 3/1। अब आई ऐसे नहीं निकालना। अगर क्वेश्चन में तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 60% दे रखी है, तो आप पहले अल्फा की वैल्यू 0.60 पुट करोगे। एन कैसे डिसाइड करोगे? 2 में टूट रहा है तो एन की वैल्यू क्या ले लोगे? 2। 3 में टूट रहा है तो एन की वैल्यू क्या ले लोगे? 3। 4 में टूट रहा है तो एन की वैल्यू क्या ले लोगे? 4। फिर आई आएगा। यानी कि अब तक जो आई निकालना बहुत आसान होता था कि सिंपल हम आई का फॉर्मूला लगाते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। एमसीक्यू में भी हम यही लगाएंगे। जब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर NaCl, तो हम सिंपल यही देखेंगे कि NaCl किस में टूट रहा है? 2 में, तो आई की वैल्यू 2/1। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होगा। कब कब पॉसिबल नहीं होगा? जब इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा। क्या होगा? हमें क्वेश्चन को देख के पता कैसे लगेगा वो वीक है? क्योंकि उसके केस में उनको अल्फा दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? अल्फा होता क्या है? डिग्री ऑफ। तो जब जब हमें न्यूमेरिकल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे रखे, हमारे दिमागों में घंटी बज जानी चाहिए कि अब मैं आई सीधा नहीं निकाल सकता, मुझे अल्फा के फॉर्मूले से निकालनी है। अल्फा का फॉर्मूला याद करो मेरे साथ, आई माइनस 1 अपॉन अल्फा क्वेश्चन में गिवन होगी या निकालनी होगी। अगर अल्फा निकालना होगा तो आई गिवन होगा, आई निकालना होगा तो अल्फा गिवन होगा, वो हम देख लेंगे। नीचे एन क्या लेंगे? 2 में टूट रहा है तो, 3 में टूट रहा है तो। अब लेट मी टेल यू, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो तुम, मैम क्या ये डेरिवेशन करनी है? बोर्ड में आज तक नहीं आई, स्कूल एग्जाम में आ जाती है, मुकत में आ जाती है। तो जिन बच्चों को ये डेरिवेशन याद हो सकती है कर लो। बोर्ड में तो कभी नहीं, बोर्ड में तो मैं सीधा तुम्हें फॉर्मूला रटवाऊंगी कि जब भी अल्फा निकालना है, अल्फा दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला याद कर लो। मैं बच्चों को ये डेरिवेशन बोलती ही नहीं हूँ करने के लिए, क्योंकि मैं बच्चों को बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करती हूँ। बट जब बच्चा स्कूल का एग्जाम देख के आता है और मुझे बोलता है कि मैम हमें तो ये डेरिवेशन आई हुई थी, तो फिर मुझे लगता है ना कि मैंने तुम्हें इतना जोर नहीं डाला। मैं क्यों नहीं जोर डालती? क्योंकि मैं बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करती हूँ। बट कुछ सालों के पैटर्न से देख देख के मुझे स्कूल के हिसाब से भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा स्कूल का एग्जाम देके आए, मुझे ये मत बोले कि मैम आपने इस चीज पे जोर नहीं दिया था, देखो ये क्वेश्चन आ गया। तो आई एम टेलिंग यू